हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लीगल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इस साल आपके क्लैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिछले बार के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट लीगल अफेयर्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे हमारा आपने देखा होगा पिछले साल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, जिसमें आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्वॉल्व था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 140 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 जिसपे सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस का पावर है वो इन्वॉल्व था, और वो हमारे लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आया भी था। तो उसी तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए कि कैसे पैटर्न आ रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है क्लैट का क्वेश्चन देने का तरीका, तो उसको देखते हुए हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक आए हैं जो आपके लीगल रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इनमें से एक ना एक टॉपिक आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। अभी आपने रिसेंटली फरवरी और मार्च में देखा होगा, इससे रिलेटेड एक बात हुई थी जिसमें जो हमारे नालसा वाले जजमेंट में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया था, उसी को इस चीज में छीन लिया गया है। मतलब इसमें अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरिया को खत्म कर दिया इस अमेंडमेंट बिल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो जनरल हम लोग सिर्फ टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे ज्यादा, सिर्फ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो हमारा आता है डीलिमिटेशन बिल 2026। अब डीलिमिटेशन बिल की बात करें तो ये बात आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 का अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो डीलिमिटेशन हुआ था उस टाइम पे, उस सेंसस को फॉलो किया जा रहा है अभी तक। उसी हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं उन्हीं को हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो 42nd अमेंडमेंट से वो 25 ईयर्स तक एक्सीड हुई, फिर 84th अमेंडमेंट से फिर 25 ईयर्स के लिए एक्सीड हुई। इसीलिए आपने देखा होगा 2026 में हमको डीलिमिटेशन सेंसस करवाने की जरूरत पड़ी थी, ताकि अब डीलिमिटेशन बिल पास होगा तो आर्टिकल 81(3) में हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा सकते हैं, और आर्टिकल 82 को भी हम बात करें तो इसी चीज के बारे में बात करता है। तो ये जो डीलिमिटेशन वाला टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपका जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और इसी बिल पे हमारा जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो नारी शक्ति वंदना को बताता है, जिसमें 33% रिजर्वेशन विमेंस को पार्लियामेंट में दिया जाएगा, उसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा था। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लैट के लिए। दूसरे टॉपिक पे चले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो उसी से एक और हमारा लेटेस्ट जजमेंट आया था 2025 में दिसंबर में, जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया था उसको फिक्स कर दिया गया था, जिसको उस केस में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर चैलेंज किया गया। तो आर्टिकल 14 के दोनों टेस्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आर्टिकल 21 का प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 14 और 21 इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये एक्ट भी एक बार हमारे पास ऑलरेडी सरोगेसी से रिलेटेड आ चुका है, ये भी काइंड ऑफ उसी से रिलेटेड है, तो इसको भी अच्छे से ही पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शांति एक्ट, ये आपका बोला जाए तो जीके और लीगल दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट कंपनीज तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा, और इंडिया में ये चीज पहली बार हुई है। सिविल लाइबिलिटीज को, जो पहले हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में सिविल लाइबिलिटी वाला एक्ट था, उसको उन दोनों को रिपील करके हम ये शांति एक्ट लेके आए थे। तो प्राइवेट कंपनीज तक न्यूक्लियर एनर्जीज को पहुंचाना और उनको ओनरशिप की पावर देना एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया का। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शांति एक्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो यूएन चार्टर। अब देखिए इंटरनेशनल लॉ, भाई आपको भी पता है पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रही है, यूएस, इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन। तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और आर्टिकल 51 जो हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस की पावर देता है,
ये दोनों आर्टिकल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको हो कहीं ना कहीं आपको ये या तो जीके में या तो लीगल के सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसको कायदे से पढ़ के जाइएगा। यूएन चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और आर्टिकल 51 जो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस की पावर देता है। साथ साथ में उसमें शायद एक आर्टिकल 33 भी है एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जो जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जिसमें म्यूचुअल सेटलमेंट्स की बात की गई है, नेगोशिएशन, पीसफुल सेटलमेंट जो होते हैं स्टेट्स के बीच में, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। नेगोशिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी, मीडिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एआई हैलुसिनेशन इन कोर्ट केस। अच्छा, 2025 के दिसंबर में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइट पेपर भी पब्लिश किया था, एआई इन जुडिशरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुडिशरी से रिलेटेड। तो एआई हैलुसिनेशन ये एक नया शब्द है जिसमें एआई क्या करता है, जैसे आप कुछ भी रिकमेंडेशन उससे मांगोगे तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और आपको एक सॉलिड केस देने के लिए फेक केसेस, फेक सिनेरियो जनरेट करने लग जाता है, फेक एविडेंसेस पेश करने लग जाता है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के एक सिविल जज के ऊपर इसी तरीके की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली है फॉर यूजिंग एआई हैलुसिनेशन। उन्होंने एक क्या किया था, उन्होंने एक फेक केस जो एआई ने उनको जनरेट करके दे दिया था उसका रेफरेंस लेके अपना जजमेंट सुना दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने उनको काफ़ी डाटा फटकारा है और उनके ऊपर एआई हैलुसिनेशन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बेसिकली चली भी है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एआई हमारे किस तरीके से एंटर कर चुका है हमारी ज़िंदगी में, आपको भी पता है। तो क्लैट इतना इनोवेटिव है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी पूछ सकता है। तो और सुप्रीम कोर्ट का वाइट पेपर भी पब्लिश हुआ है जो उनकी रिपोर्ट है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाइट पेपर बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसके सोल्यूशन पे बात करता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब ये भी हमारा वॉर से ही रिलेटेड है। आपको भी पता है जब ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो ईरान हैज़ ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था तो हमारे पास 80% जो हमारा 80 to 88% हम ऑयल और एलएनजीज को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% मतलब 40 to 50% हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही हम इंपोर्ट करवाते हैं, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले एरिया से ही इंपोर्ट करवाते हैं। तो अब जब वहाँ पे ब्लॉकेट लग गया है तो इंडिया को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये लाने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कम टाइम ये यूज़ किया जाता है। एक बार कोरोना में यूज़ किया गया था, शुगर केन वाले में यूज़ किया गया था, देख भी सकते हैं आप इसमें। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब पहले भी हमारे पास एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया से केस आ चुके हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपना पहला जजमेंट ऐसा दिया है जिसमें पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है। तो ये हरीश राणा वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप लगातार देख रहे होंगे, पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात, असम और हो सकता है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, बिल वहाँ पे भी ड्राफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पर भी पास हो सकता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। अब आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो सकता है। तो ये भी आपके लिए आर्टिकल 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका पर्सनल रिलीजियस जो फ्रीडम है उस पर क्या हैम्पर आ सकता है, ये सारी चीज़ों पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो लगभग अभी के टाइम पे हमारे पास 9 ऐसे टॉपिक्स हो चुके हैं जो क्लैट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और क्लैट का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो ऑर्थोडॉक्स सिलेबस से पीछे हट रहा है। अब वो करंट लीगल पैटर्न्स, करंट लीगल अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिशन में पीछे हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।